हाँ जी, तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन 13.2 देखिए, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक अमीन्स करस्पॉन्डिंग टू द मोलिकुलर फॉर्मूला C4H11N। आपके पास ये मोलिकुलर फॉर्मूला है, इससे आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर फॉर्म करने हैं। ठीक है, आगे बोला गया है राइट आईपीएससी नेम ऑफ दीज आइसोमर्स, दीज ऑल आइसोमर्स जो भी है। तो जो भी आप आइसोमर्स बनाएंगे उनके आपको आईपैक नेम भी लिखने हैं। ठीक है, आगे बोला गया व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय डिफरेंट पेयर्स ऑफ अमीन। तो वो जितने भी आप आइसोमर्स बनाएंगे वो आपस में क्या आपस में रिलेशन रखते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रक्चर आइसोमर भी काफ़ी टाइप के होते हैं, जैसे चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, मेटामेरिज्म, फंक्शन आइसोमरिज्म, रिंग चेन आइसोमरिज्म। तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं। तो ये जो आइसोमर शो करेंगे ये किस किस टाइप के करेंगे, आपस में पेयर हम बना के देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, आपको मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन हो और आपसे बोला जाए कि इसके स्ट्रक्चर बनाइए, तो आपको सबसे पहले निकालना होता है डीबी। वो ये डीबी क्या है? डीबी है आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। इससे क्या पता चलेगा? इससे ये पता चलेगा कि जो भी आपके पास मॉलिक्यूल है उसमें डबल बॉन्ड करैक्टर तो नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड करैक्टर तो नहीं है, क्या उससे कोई रिंग भी बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटी होंगी तो हम उसी डायरेक्शन में सोच पाएंगे। ठीक है, तो डीबी पहले निकालना होता है। डीबी का कुछ फॉर्मूला होता है, वो देखिए कुछ इस तरीके से होता है, 1/2 2 + 2c - m + d। ठीक है, अब इसमें कौन सी चीज़ क्या क्या है ये भी देख लेते हैं। ये जो आपका m है ये आपको ये पहले देख लेते हैं। ये जो आपका c है ये बताएगा कि उस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ़ कार्बन कितना है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है नंबर ऑफ़ कार्बन कितना है, 4 है, तो हम यहाँ पे 4 लगा देंगे। ठीक है, m बताएगा आपका मोनोवैलेंट एटम के बारे में, कि जो भी आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है उसमें कितने ऐसे एटम हैं जो कि एक बॉन्ड बना सकते हैं, मोनोवैलेंसी शो कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, टी का मतलब यहाँ पे ट्राइवेलेंट एलिमेंट, जो एलिमेंट जो कि 3 बॉन्ड बना सके। आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन ही एक ऐसा है जो कि 3 बॉन्ड बना पाता है। ठीक है, ऑक्सीजन भी बनाता है पर एक कंडीशन होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो प्लीज़ अभी जो बोला है नाइट्रोजन बनाता है 3 बॉन्ड। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ एटम्स कहाँ पर है, सॉरी नंबर ऑफ़ एटम्स नाइट्रोजन के कितने यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, तो एक बार डाटा फीड कर देते हैं सारी चीज़ों को। देखिए 1/2 2 + 2 × 4 माइनस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 11, हाइड्रोजन की बात कर रहा था, प्लस नाइट्रोजन कितने हैं, 1 है। ठीक है, ट्राइवेलेंट एलिमेंट 1 है ना। ओके, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 चौक 8, तो ये 8 हो चुका है, सॉरी 8 + 2 10 हो गया, तो ये 10 है, और ये हो जाएगा -10, तो -10 ये कैंसिल है, मतलब 0 आ गया। अब 0 आ गया तो इसका क्या मतलब है, जब भी DBE 0 आ जाए तो इसका कुछ मतलब भी तो होना चाहिए। 0 आ गया तो मुबारक हो, आपका ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई डबल बॉन्ड करैक्टर नहीं होगा। ऐसे कैसे पता चलेगा, तो देखिए इसका मतलब यही होता है, अगर 0 आएगा तो कोई डबल बॉन्ड करैक्टर नहीं है। अगर 1 आता तो क्या मतलब होता है, 1 आता तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी आप स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर ज़रूर बनेगा। ठीक है, एक डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर मतलब हर एक स्ट्रक्चर जो भी बनाओगे उसमें एक डबल बॉन्ड तो होगा ही होगा, या फिर एक रिंग होगी। रिंग 4 मेंबर 5 मेंबर कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है मोलिकुलर फॉर्मूला कैसा गिवन है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर एक आता, अगर आपका डीबी है। अगर 2 आता तो क्या क्या हो सकता है, 2 आता तो यह हो सकता था कि ऐसे स्ट्रक्चर बनेंगे जिसमें 2 बार डबल बॉन्ड आएगा, या फिर 2 बार रिंग आएगा। आई बात समझ, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक बार डबल बॉन्ड एक बार रिंग आ जाए, या फिर ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड हो, सिंगल। आई बात समझ में। तो ये इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, 1 है तो क्या है, 2 है तो क्या है, तो 2 तक आप याद कर लीजिए, इससे ज़्यादा तो कुछ आएगा नहीं शायद। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, लेकिन हमारा जो मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन था उसमें आपके पास 0 आया है डीबी, इसका मतलब कोई भी अनसैचुरेशन नहीं है। ठीक है, एक बार दोबारा से फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या था, C4H11N। ठीक है, ओके, आगे अब सुनिए इस बात को कि जैसे हमारा DB 0 आ जाता है तो हमें समझ में आ गया कोई अनसेचुरेशन नहीं है। तो चलिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैं कार्बन को लीनियर वे में अरेंज करता हूँ और NH2 इसी तरीके से लेके आ जाता हूँ। क्योंकि अमीन चैप्टर चल रहा है तो मेरे को दिमाग में ये भी आना चाहिए कि यहाँ पर एक NH2 तो होगा ही होगा ना, ऐसे सोच सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बार हाइड्रोजन को सेटिस्फाई करते हैं, देखिए इस तरीके से, मतलब कार्बन को सेटिस्फाई करते हैं बाय यूजिंग हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 2 2 4 2 6 2 8 2 10 ही हो रहा है। अच्छा यहाँ पे 3 आएगा।
ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसके साथ फिट हो जाता है ना। तो जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था ये स्ट्रक्चर इसी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। क्या और कोई स्ट्रक्चर बन सकता है क्या? हाँ बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेडियस प्रोसेस हो जाएगा इस तरीके से लिखूँगा। तो मैं इस स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से बनाऊँगा। ठीक है, ओके। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे, एक बार दोबारा से कर लेते हैं, C4H11N। ठीक, तो देखिए पहला स्ट्रक्चर आपने ये ड्रॉ किया। क्या और पॉसिबिलिटी है? हाँ ना, है ना। देखिए आप ऐसे भी कर सकते थे। क्या और कुछ हो सकता है क्या? क्या इसको यहाँ लेके आ जाओगे तो ये दोनों सेम स्ट्रक्चर हो जाएगा। दोबारा मैंने क्या बोला, अगर मैंने इसको ऐसे बनाया, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम ही तो है, तो ये आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो हमें तो आइसोमेरिक फॉर्म बनाने ना, तो ये गलत हो गया। कुछ और सोचना पड़ेगा। कुछ और सोचना है तो कुछ इस तरीके से सोचिए ज़रा। क्या ये हो सकता है? हाँ ये अलग लग रहा है। ठीक है, और कुछ हो सकता है, मान लें कुछ इस तरीके से कर लें। ठीक है, तो ये इससे ज़्यादा और कुछ संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो ये जितने भी आपने स्ट्रक्चर बनाए हैं ये क्या आपके प्राइमरी स्ट्रक्चर है, मतलब सॉरी प्राइमरी अमीन से। ये भी प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन। अच्छा, यहाँ डाउट ये आ जाता है कि अरे यहाँ पे तो टर्शरी कार्बन है। हाँ टर्शरी कार्बन है, बिल्कुल सच है, लेकिन ये अमीन कौन सा है? ये प्राइमरी अमीन है। ठीक है, तो प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन देखने का तरीका भी आपको बता दिया गया है। ओके, आगे सुनिए। क्या और कोई स्ट्रक्चर बन सकता है? हाँ बन सकता है ना। सेकेंडरी अमीन के बना के देखते हैं। देखिए क्या इस तरीके से सेकेंडरी अमीन बना सकते हैं। क्या और हो सकता है क्या कुछ? हाँ देखिए इस तरीके से। क्या और कुछ संभव है? हाँ बिल्कुल संभव है। देखिए 1 2 3 4, आ रही बात समझ में? ये तीनों स्ट्रक्चर अलग है, ध्यान से देखिए, है कि नहीं? समझ आ रही होगी बात। और अगर आपको ये डाउट है कि क्या मोलिकुलर फार्मूला सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। देखिए यहाँ पे 3 कार्बन, सॉरी 3 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, कितने हो गए? 5 6 7 8, यहाँ पर 9 10 11, 3 यहाँ पर है ना। तो इस तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस बात से निश्चिंत हो जाइए कि मोलिकुलर फार्मूला है भी कि नहीं इसका सेम है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि आइसोमर बना रहे हो तो मोलिकुलर फार्मूला तो सेम होना चाहिए ना। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, वो अलग बात है। ठीक है, तो ये बना। क्या और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है? तो हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर बना लिए, मतलब प्राइमरी अमीन्स के स्ट्रक्चर बना लिए, सेकेंडरी के भी बना लिए, टर्शरी बना के देख लेते हैं एक बार। तो टर्शरी में पता है कि नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो इस तरीके से हमने बनाने की कोशिश की। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये टर्शरी अमीन भी बन जाएगा। चलिए इनके नाम लिखते हैं एक बार। तो नाम में क्या है, कुछ नहीं है। देखिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं, तो कितने हैं? 4 हैं। तो क्या लिखोगे? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है, एन, अमीन। ठीक है, अब यहाँ पर ए है और यहाँ पर ई है, तो इसका ई ए ड्रॉप हो जाना चाहिए। तो क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेनामीन। हटा के चिपकाना इन दोनों को। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनामीन, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूटेन 1 अमीन। ठीक है, 1 2 इसलिए लगाते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, है ना। और वहीं लगाते हैं जहाँ कन्फ्यूज़न हो, है ना। कि अगर यहाँ पे 1 लिखूँ चाहे ना लिखूँ एक ही बात है ना, हमें समझ में आ गया ना कि ये क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको 2 लगाना जरूरी है, क्योंकि आपको बोल रहा है कि अमीन कौन सी पोजीशन पे है? दूसरी पोजीशन पे। तो दोबारा से पेरेंट चेन आपके 4 कार्बन का है, तो क्या नाम हो जाएगा? ब्यूट, फिर से वही लिख दिए, ब्यूट एन 2 अमीन। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे ई ड्रॉप कर दिया है ना, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर एक वोवल है, यहाँ पर भी एक वोवल हो जाता है, इसलिए मैंने ई ड्रॉप कर दिया। ये ध्यान रखना इन बातों का। अगला देखिए, अगले में आप क्या कह सकते हैं, इसका नाम कैसे रखेंगे? पेरेंट चेन कहाँ है? 1 2 3। ठीक है, तो इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट भी आ गया। तो पेरेंट चेन में 3 कार्बन है, तो नाम कैसे होगा? सेकंड पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है, तो क्या होगा? 2 मिथाइल। ठीक है, प्रोप 3 कार्बन का, तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, और 1 पे ही है तो अमीन। 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, एक ही बात है, पर थोड़ा कंडेंस फॉर्म में लिखना है। अगर 1 नहीं लिखना है तो इनको दोनों को चिपकाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा। इस वाले का नाम देखिए, इस वाले का नाम क्या होगा? 1 2 3, ये आपका पेरेंट चेन हो गया। 2 पर मिथाइल है और 2 पे ही अमीन है, तो क्या नाम हो जाएगा? 2 मिथाइल। ठीक है, प्रोप एन 2 अमीन। ठीक है, तो ये नाम हो जाएगा इसका।
आ रही होगी बात समझ में। आगे देखिए, अगर मैं सेकेंडरी मतलब अमीन के बारे में बात करूँ तो इनके कैसे कैसे नाम होंगे। तो सेकेंडरी अमीन में आप देखते हैं कि लोकेशन को शो करने के लिए एन का वर्ड यूज़ किया जाता है ना, एन यूज़ किया जाता है। जैसे इसका नाम लिखने की कोशिश करूँ, सबसे पहले पेरेंट चेन फाइंड आउट करिए, तो मान लीजिए ये मेरा पेरेंट चेन है, इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो क्या यूज़ किया, इथ, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है एन। अब एन वाली पोजीशन पर ये ग्रुप अटैच है, दोबारा से एन वाली लोकेशन पर ये ग्रुप अटैच है, ये क्या है, ये 2 कार्बन का तो इथाइल है, तो कैसे नाम होगा इसका, आगे लिखेंगे एन इथाइल, क्या नाम है, एन इथाइल, इथेन हो गया, और फिर लगा देना अमीन, क्या नाम हो जाएगा, एन इथाइल इथेनामीन। वैसे इसका क्या नाम होगा, इसका नाम सोचिए, इसका नाम कुछ इस तरीके से, ये मान लीजिए पेरेंट चेन है, मान लीजिएगा यही है क्योंकि लंबा है, लॉन्गेस्ट चेन यूज़ किया जाता है। तो इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो क्या करेंगे, प्रोप, ठीक है। उससे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट क्या बोलता है, सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर है मिथाइल, कौन सी लोकेशन पे, एन वाली लोकेशन पे, तो नाम कैसे होगा, एन मिथाइल प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन अमीन, 1 अमीन, 1 अमीन लिखिए, अमीन लिखिए की बात है, बार बार बोल रहा हूँ, ओके ठीक है। अगर इसका नाम लिखें तो कैसे लिखेंगे, फिर से वही बातें, पेरेंट चेन फाइंड आउट करिए, तो पेरेंट चेन आपको लग रहा है 1 2 3, ठीक है, और ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट आपका ट्रीट किया जाएगा, तो कौन सी पोजीशन पर, एन पर, तो एन इथाइल, ठीक है, प्रोप, 3 कार्बन का पेरेंट चेन है, एन। अब यहाँ पर एक बात है कि दूसरी पोजीशन पर आपका अमीन है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 2 अमीन, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये तीनों नाम, मतलब तीनों नाम सेकेंडरी अमीन के लिखने दें। अच्छा, टर्शियरी अमीन में देखिए, चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसका अगर नाम लिखेंगे तो कैसे करेंगे, तो पेरेंट चेन फाइंड आउट करिए, ये आपका पेरेंट चेन हो जाएगा, है कि नहीं, सबसे ज़्यादा कार्बन इसी में, ठीक है, तो 2 कार्बन का पेरेंट चेन, तो इथ, सिंगल बॉन्ड है इन, ये काम हो चुका है। अब ये दोनों एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करे जाएंगे, और सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर लोकेटेड है, एन वाली पोजीशन पर, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, एन एन डाई मिथाइल, समझ आ रही होगी, डाई मिथाइल इथेन 1 अमीन, या फिर इथेनामीन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारे नाम पता होने चाहिए, ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि ये जितने भी आपने आइसोमर्स फॉर्म किए थे, इनके आपस में क्या रिलेशन है, ये भी आपको इस्टेब्लिश करना था। तो फटाफट एक बार ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रक्चर, ये था, और क्या था, ये था, और कुछ इस तरीके से था, प्राइमरी अमीन के 4 थे ना, ठीक है, सेकेंडरी अमीन के 3 थे, तो कौन कौन से थे, एक शायद ऐसे था, चिड़िया जैसा था, और ये कुछ इस तरीके से, और एक और था ऐसे, और टर्शियरी अमीन में हमारे पास एक ही था इस तरीके से, ठीक है। सबके पास लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, ये पता होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो चलिए इनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, मतलब कौन कौन से आइसोमर ये आपस में शो कर रहे हैं। अगर मैं इन दोनों की बात करूँ, पेयर वाइज बोला था ना, पेयर वाइज देख लेते हैं, इन दोनों की बात करूँ तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये पोजीशन आइसोमर शो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि NH2 की लोकेशन यहाँ पर फर्स्ट पर है, यहाँ पर NH2 की लोकेशन सेकंड पर है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, पोजीशन में चेंज आ रहा है, तो पोजीशन आइसोमर, ओके। अच्छा, और कुछ सोच सकते हैं क्या, चलो इसके बारे में, अच्छा इसको और इसके बारे में सोचिए ज़रा, ये दोनों क्या शो कर रहे हैं, ये दोनों शो कर रहे हैं चेन आइसोमर, क्यों, क्योंकि इसके पेरेंट चेन में 4 कार्बन है, इसके पेरेंट चेन में कितने कार्बन थे, 3 थे, तो ये क्या शो कर रहे हैं, पोजीशन नहीं, चेन आइसोमर, ठीक है। इनके चेन में चेंजेस हैं, पेरेंट चेन में चेंजेस है ना, ओके। अच्छा, जब इन दोनों में चेन आइसोमर है तो ये भी चेन आइसोमर शो करना चाहिए, क्योंकि इसका चेन भी अलग है, ठीक है। अच्छा, जब इसमें ये मतलब आ रहा है पोजीशन आइसोमर, मतलब चेन आइसोमर शो कर रहा है, तो ये दोनों भी आपस में चेन आइसोमर शो करने चाहिए, क्योंकि इसमें 4 है, इसमें 3 है, और ये दोनों भी करने चाहिए चेन आइसोमर। तो काफ़ी ज़्यादा पेयर हो गए चेन के ना, 2 पेयर हो गए चेन के, एक इन दोनों का, एक इन दोनों का,
एक इन दोनों का और एक इन दोनों का, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा चेन आइसोमर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और सोचिए क्या क्या हो सकता है। अगर मैं इसके और इसके बीच में रिलेशन बताऊँ तो क्या बताएंगे। देखिए ये प्राइमरी अमीन है और ये है टर्शरी अमीन, तो एक तरह का ये फंक्शनल आइसोमर शो कर रहा है। हाँ, आप इसमें कह सकते हैं कि देखो चेन भी तो चेंज आ रहा है, चेन में भी तो चेंज आ रहा है, तो चेन और फंक्शनल आ जाए तो दोनों में से प्रीफर किसको करना है, फंक्शनल वाले को। तो प्रायोरिटी ऑर्डर ऐसे होता है कि सबसे ज़्यादा फंक्शनल को हम देते हैं, फंक्शनल आइसोमर को, देन उसके बाद मेटामेरिज्म को, देन उसके बाद पोजीशन या फिर चेंज जो भी आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ऑर्डर भी याद रखना है कि जब भी एक से ज़्यादा आ जाए तो आपको ये भी सोचना है कि लास्ट में बोलना क्या है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, फंक्शनल आइसोमर। अगर इन दोनों में फंक्शनल है तो ये भी फंक्शनल, क्योंकि ये प्राइमरी टर्शरी तो ये भी इस तरीके से, तो ये भी इस तरीके से प्राइमरी टर्शरी शो करेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ये मतलब चारों के चारों इससे क्या शो कर रहे हैं, फंक्शनल आइसोमर। फिर ये भी करेंगे क्या, फंक्शनल आइसोमर। अरे बात समझिए, ये आपस में क्या करेंगे, सेकेंडरी और प्राइमरी फंक्शनल आइसोमर शो करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सब पता होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा खिचपिच हो गया तो थोड़ा ध्यान से दोबारा देख लीजिए एक बार। इसमें 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 और इसमें कहें तो क्या बोलेंगे, फंक्शनल आइसोमर। इसमें 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 बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, फंक्शनल आइसोमर। अगर ये भी बोला जाए इन दोनों में क्या है तो भी फंक्शनल बोलेंगे, इसमें 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 तो भी फंक्शनल आइसोमर। तुम आप लोग समझ रहे हो क्या करने वाला हूँ, है ना। इसमें इसमें और इसमें बोलेंगे तो भी फंक्शनल आइसोमर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये समझ आना चाहिए कि अगर फंक्शनल ग्रुप में चेंज आ रहा है तो हम फंक्शनल आइसोमर ही बोलेंगे, ठीक है। बाकी पोजीशन भी दिखता होगा, कभी कभी चेन भी दिखता होगा, उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, ओके। अच्छा, और कुछ हो सकता है क्या। अच्छा, पोजीशन में एक और चीज़ हम देख रहे हैं क्या कि ये दोनों देखो, यहाँ पर हमें लगता है कि यहाँ पर पेरेंट चेन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है 3 है। तो हम कह सकते हैं कि ये चेन आइसोमर है। लेकिन एक और आइसोमर है जिसका नाम है मेटामेरिज्म। वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन या फिर सल्फ़र के अराउंड अगर अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होगा ना तो उसे मेटामर बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, मेटामेरिज्म शो कर रहे हैं। दोबारा से समझिए, इस नाइट्रोजन वाले पार्ट के अराउंड 2 अल्काइल ग्रुप हैं, इथाइल इथाइल, यहाँ पर प्रोपाइल, यहाँ पर मिथाइल। तो ये दोनों डिफरेंस है ना, डिफरेंट है। डिफरेंस होने की वजह से हम इसे मेटामेरिज्म की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। तो दोबारा से लग रहा है कि यहाँ पर पोजीशन आइसोमर है या फिर सॉरी चेन आइसोमर लग रहा है ना, चेन में लगा है। लेकिन चेन और मेटामर में जब भी लड़ाई हो जाए तो हम मेटामर को जिताएंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों शो क्या कर रहे हैं, मेटामेरिज्म। अच्छा, फिर ऐसा भी लगता है कि अरे ये देखिए ये पोजीशन में चेंज आ रहा है, यहाँ पर फर्स्ट पर है, यहाँ पर सेकंड पर है ये वाला ग्रुप, ठीक है। तो हमें लगता है कि ये पोजीशन आइसोमर शो करेगा। फिर से मैं बता रहा हूँ क्या, ये पोजीशन नहीं, ये क्या होगा, मेटामर, क्योंकि यहाँ पे फिर से अल्काइल ग्रुप अलग है। आ रही बात समझिए। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चनों को डील करना था, ठीक है। काफ़ी डिटेल में कोशिश की गई है, बाकी अब ठीक है। थैंक यू।